गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो भैया, अपने इतिहास में 5वां चैप्टर चल रहा था और 5वां जो चैप्टर है उसकी अपनी 4 क्लास हो चुकी है, 4 वीडियो अपने हो चुके हैं और इसमें अपने भारत आने वाले जो विदेशी यात्री थे, मुख्य रूप से अलबरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर, इन तीनों के बारे में अपने अध्ययन कर रहे थे। इन तीनों का अपने उल्लेख कर चुके हैं। अब इनकी जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में इन्होंने क्या कहा उसके बारे में अपने देख रहे हैं। जैसे अपने लास्ट का जो वीडियो था उसमें बात की थी भैया अपने अलबरूनी की जो पुस्तक थी किताब उल हिंद, इस पुस्तक में उसने क्या लिखा, क्या यहाँ पर भारत में देखा, किस प्रकार से उसका वर्णन किया, इसके बारे में चर्चा की थी। आज बात करेंगे भैया अपने किसकी, इब्न बतूता की, कि इब्न बतूता जब भारत आया था तो यहाँ पर उसने कौन कौन सी अनजानी वस्तुएं देखी, कौन कौन सी वस्तुओं से वो परिचित हुआ, कौन कौन सी वस्तुएं उसके लिए एक प्रकार से विचित्र थी या अपने दूसरी भाषा में कहे कि उसके लिए एक प्रकार से अनजानी थी, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और दूसरा टॉपिक अपने देखेंगे, इब्न बतूता जो था उसने भारतीय शहरों के बारे में क्या कहा। देखो ये टॉपिक काफ़ी मोस्ट है भैया, ध्यान रखना, इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको काफ़ी मोस्ट मिलेंगे। इसके बाद में तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे भैया अपने डाक व संचार प्रणाली की, भारत की डाक व संचार प्रणाली के बारे में इब्न बतूता ने किस प्रकार से वर्णन किया है। उससे पहले भैया अपना जो सिस्टम चला रखा है उसकी बात करते हैं। देखो भैया, अपनी जो लास्ट क्लास थी उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख जो है वो किस भाषा में है। क्वेश्चन ये था किस भाषा में है, तो उसका आंसर है भैया प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। लिपि पूछ ले तो भैया लिपि जो है वो ब्रह्मी, खरोष्टी, यूनानी, आर्यमाइक, 4 लिपियां हैं, लेकिन अपने बुक में मुख्य रूप से 2 ही लिपियां ब्रह्मी और खरोष्टी का उल्लेख है, बाकी का उल्लेख नहीं है। अब आज के क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। आज का क्वेश्चन है आपके सामने ये त्रिपिटक पढ़ाया हुआ है भैया आपको अच्छी तरह से, नाम नहीं पूछ रहा हूं मैं त्रिपिटक कौन कौन से हैं, सिर्फ आपको इतना बताना है कि इस त्रिपिटक का संबंध जो है वो किस धर्म से है। हिंदू धर्म से है, मुस्लिम से है, जैन से है, बौद्ध से है, सिख से है, ईसाई से है, कौन सा ऐसा धर्म है जिसका संबंध जो है किससे है, त्रिपिटकों से है, या त्रिपिटकों का संबंध जो है वो किस धर्म से है, ये आपको बताना है। अब अपने चर्चा करते हैं। देखो भैया, इब्न बतूता जिसके बारे में अपने पहले डिटेल से पढ़ चुके हैं कि यह 14वीं सदी में अपने कहाँ पर आया था, भारत आया था। और कहाँ से आया था भैया? अफ्रीका महाद्वीप से आया था। अफ्रीका में अपने मोरको का यह रहने वाला था। ठीक है, अब यहाँ पर भैया ये भारत आ गया और भारत में किसके समय आया था? अपने जो दिल्ली सल्तनत का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, इसके समय ये भारत आया था। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो विद्वानों का आश्रयदाता था, खुद एक बहुत बड़ा विद्वान था, एक दयावान शासक था, विद्वानों की कदर करता था, इसलिए यहाँ पर कौन आया था? अपने इब्न बतूता आया था। ठीक है, और इसी मोहम्मद बिन तुगलक ने भैया इसको कौन से पद के ऊपर नियुक्त किया था? दिल्ली के काजी के पद के ऊपर नियुक्त किया था। देखो, इब्न बतूता जो है वो बहुत बड़ा विद्वान था। वैसे देखिए तो उसकी विद्वता से प्रभावित कौन हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन 2 तरीके से पूछते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो किसकी विद्वता से प्रभावित हुआ? इब्न बतूता की से। और उसको किस पद पर नियुक्त कर दिया? काजी के पद पर। कहाँ का काजी? दिल्ली का। ठीक है, काजी जिसको अपने मुख्य न्यायाधीश भी बोलते हैं, काजी उल कुजात, यह पद होता है भैया। और इब्न बतूता भारत क्यों आया था? क्योंकि यह मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसकी विद्वता से प्रभावित था, मतलब दोनों एक दूसरे से प्रभावित होकर साथ रह रहे थे। ठीक है, और इसी इब्न बतूता ने भैया भारत में रहने के बाद में भारत में जो कुछ देखा, भारत में जो कुछ सीखा, भारत में जिन बातों का अध्ययन किया, जिन वस्तुओं को इन्होंने देखा, जिन शहरों को इन्होंने देखा, उनका वर्णन जो है इसने अपने पुस्तक थी एक जिसका क्या नाम था? रिहल्ला। इस पुस्तक में उसका क्या किया है? उल्लेख किया है। देखो भैया, जब यह भारत आया तब संपूर्ण विश्व एक वैश्विक संचार प्रणाली का भाग बन चुका था। कब आया था? भारत में 14वीं शताब्दी में आया था। और जिस समय भैया यह भारत आया था उस समय संपूर्ण विश्व जो है वो वैश्विक संचार प्रणाली का भाग बन चुका था, अर्थात विश्व में कहीं भी सूचनाओं का क्या हो सकता था? आदान प्रदान हो सकता था।
और मुख्य रूप से अपने बात करें तो चीन से लेकर अफ्रीका महाद्वीप जो है या अफ्रीका जो है यहाँ तक अपने क्या हो सकता था, सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकता था। और चीन के ऊपर याद आया भैया, आपको पता हो तो इस मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इस मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को राजदूत के रूप में कौन से देश भेजा था, चीन भेजा था। यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं भैया, इब्न बतूता ने देखो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर पवित्र पूजा स्थलों को देखा। कहाँ पर, भारत में इसने देखा कि यहाँ पर कई मंदिर है, मंदिरों में भगवान की मूर्तियां हैं और लोग उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो यहाँ पर इसने पवित्र पूजा स्थलों को देखा। विद्वानों और शासकों के साथ में रहा। यह जब भारत में आया भैया, तो भारत में आने के बाद में यहाँ के जो विद्वान लोग थे, यहाँ के जो शासक थे, मुख्य रूप से मोहम्मद बिन तुगलक, इनके साथ में रहा। और यहाँ पर भी आने से पहले भी इसने कई यात्राएं की थी भैया, और उन्हीं यात्राओं के अनुभव के आधार पर भी इसने अपनी पुस्तक लिखी थी। उसका क्या नाम था, रिहला। अरबी, फारसी, तुर्की भाषाएं बोलने वाले लोगों के साथ में रहकर अपने विचारों का क्या किया, साझा किया। यहाँ पर भैया ये भारत में आया था, तो भारत में यहाँ पर मुख्य रूप से कौन सी भाषाएं थी, फारसी भाषा बोली जाती थी मुख्य रूप से। तो यहाँ पर जो अरबी, फारसी, तुर्की भाषाओं में बोलने वाले जो विद्वान थे या इन भाषाओं का जो प्रयोग करते थे, उन विद्वानों के साथ में ये रहा और उन विद्वानों के विचारों को सुना तथा अपने विचार जो है उन विद्वानों के साथ में साझा किए या उनको बताए। आगे बात करते हैं भैया, यहाँ पर देखो भैया, ये ध्यान रखना आपने, इब्न बतूता जो था इसने भैया अपने यहाँ भारत में कौन से दो वृक्ष देखे, एक तो नारियल का वृक्ष देखा और दूसरा कौन सा देखा, पान का वृक्ष देखा या पान की बेल देखी। और इनका एक बहुत ही रोचक ढंग से क्या किया है, वर्णन किया है। मतलब इनको पहली बार इब्न बतूता ने भारत में देखा था। देखो नारियल के बारे में इसने क्या कहा, नारियल के बारे में इसने कहा कि यह एक बहुत ही विस्मयकारी वृक्ष है, एक अद्भुत वृक्ष है और इसकी जो संरचना है या यह वृक्ष जो है वो किसके समान है, अपने खजूर के समान है। मतलब नारियल और खजूर, इन दोनों वृक्षों में इसने क्या की, तुलना की कि दोनों जो है वो लगभग क्या है, समान ही है। लेकिन इनमें एक अंतर है, वो अंतर क्या है कि खजूर के तो क्या लगते हैं भैया, खजूर लगते हैं, जबकि नारियल जो होता है उसके क्या लगता है, नारियल या काष्ठ फल जिसको अपने बोलते हैं वो लगता है। और जो नारियल होता है, इस नारियल की तुलना, नारियल जो खाने वाला होता है ना अपने, इस नारियल की तुलना इस इब्न बतूता ने किसके साथ में की, मनुष्य के साथ में की। मनुष्य का जो सिर होता है, मानव का जो सिर होता है, उसके साथ में किसकी तुलना की, नारियल की तुलना की। इसने कहा कि नारियल में 2 छेद होते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य के सिर पे कितनी आंख होती है, मुंह पर 2 आंख होती है। ठीक है, जिस प्रकार से मनुष्य के सिर के ऊपर बाल होते हैं, उसी प्रकार से नारियल के ऊपर जो रेशे होते हैं वो किसके समान होते हैं, मनुष्य के सिर के बाल के समान होते हैं। तो यहाँ पर देखो भैया ध्यान रखना, वह कौन सा फल है जिसकी तुलना इब्न बतूता ने मनुष्य के सिर के साथ में की है, तो नारियल का फल या काष्ठ फल। नारियल की वृक्ष की तुलना कौन से वृक्ष के साथ में की है, खजूर के साथ में। क्लियर है। दूसरा भैया इसने पान का वर्णन किया। पान जानते हो अपने जो खाने वाला होता है, इसने कहा कि पान जो है ना वो किसके समान होता है, अपने अंगूर की जो बेल होती है उसके समान होता है। बस फर्क इतना है कि अंगूर की बेल के क्या लगते हैं, फल लगते हैं, इसके फल नहीं लगते। इसका उत्पादन जो है या पान की जो बेल है वो किस लिए लगाई जाती है, पत्तियों को प्राप्त करने के लिए लगाई जाती है। और खाने के बारे में इसने बताया कि इसमें जो जायफल होता है, उस जायफल को तोड़कर उसकी छोटी छोटी सुपारी कर लेते हैं और पान के पत्ते में इसको डालकर उसको चबाते हैं। इस प्रकार का मतलब एक बहुत ही मनोरंजनात्मक, एक रोचक ढंग से वर्णन किया था किसने, इब्न बतूता ने। कौन से 2 वृक्षों का, नारियल और पान का। ये हो गया भैया आपका ये टॉपिक। अब मेन जो टॉपिक है ये ध्यान रखना भैया, यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। देखो इब्न बतूता और भारतीय शहर, भैया इब्न बतूता भारत में आ गया और भारत में आने के बाद में यहाँ भारत के जो शहर थे उन शहरों का इसने क्या किया, वर्णन किया। देखो किस शहर के बारे में उसने क्या बात कही। इसने भारतीय शहरों के बारे में कहा कि भारतीय शहर जो है वो कैसे हैं, घनी आबादी वाले हैं। मतलब यहाँ की जनसंख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और वो शहर कैसे है, समृद्ध है, वहाँ पर क्या रहती है, भीड़ भाड़ रहती है और चमक दमक वाले क्या है, बाजार है। मतलब इसने कहा कि भारतीय बाजार जो है उनमें चमक दमक रहती है, भीड़ भाड़ रहती है। भारत के जो शहर है उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है।
और सब शहर कैसे है, समृद्ध है, पैसे वालों के शहर है, यहाँ पर अमीर लोग या धनी लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। ऐसी बात कही थी इब्न बतूता ने, किसके बारे में, भारतीय शहरों के बारे में। इसने मुख्य रूप से दिल्ली भैया, ये जो दिल्ली है भैया, उसको उस समय किस नाम से पुकारते थे, दहली के नाम से पुकारते थे। जब इब्न बतूता भारत आया था उस समय इसको क्या कहते थे, दहली कहते थे। इसने भैया दिल्ली को भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला तथा सबसे बड़ा शहर बताया। ये क्वेश्चन भैया आपको ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे आपकी बोर्ड परीक्षा के एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि इब्न बतूता ने भारत का सबसे बड़ा शहर किसे बताया था, तो कौन सा है भैया, दिल्ली है। इसने कहा कि दिल्ली जो है वो जनसंख्या में भी टॉप है और साथ ही साथ में क्षेत्रफल की दृष्टि से भी यह कैसा था, सबसे बड़ा शहर था। इसमें कितने द्वार बताए हैं भैया, इसने 28 द्वार बताए हैं और सबसे बड़ा जो द्वार है या सबसे बड़ा जो दरवाजा है उसका क्या नाम है, बदायूं का दरवाजा है। सबसे बड़ा दरवाजा किसे बताया, बदायूं के दरवाजे को। और दिल्ली के कितने द्वार बताए, 28 द्वार बताए। दूसरा शहर इसने बताया था भैया दौलताबाद, इसका भी इसने वर्णन किया है। दौलताबाद कहाँ पड़ता है, अपने महाराष्ट्र में। इसने कहा कि महाराष्ट्र के इस शहर को दिल्ली के समकक्ष माना है। मतलब इसने ये कहा कि जिस प्रकार से दिल्ली बड़ी है, दिल्ली चमक दमक वाली है, समृद्धों का शहर है, अधिक जनसंख्या वाली है, उसके बराबर का शहर अगर दूसरा भारत में देखे तो वह कौन सा है, दौलताबाद। मतलब दिल्ली और दौलताबाद को इसने बड़े शहरों में माना है। और दौलताबाद कहाँ पड़ता है भैया, अपने महाराष्ट्र में। देखो इस दौलताबाद में भैया अपने जो बाजार होते थे, इन बाजारों को इसने कहा कि बाजार जो थे वो कैसे थे, आर्थिक विनिमय के साधन थे। बाजारों में क्या होता था, आर्थिक विनिमय होता था। मतलब वस्तुओं को पैसे देकर लेन देन होता था, पैसे देकर वस्तुएं खरीदी जाती थी या पैसे लेकर वस्तुएं बेची जाती थी। इसके साथ साथ में भैया बाजार जो थे वो सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। सामाजिक और आर्थिक गतिविधि, आर्थिक का तो मतलब आप समझिए, क्योंकि बाजार होंगे तो भैया बाजार में क्या होगा, वस्तुओं का लेन देन होगा, और लेन देन होगा तो किसकी आवश्यकता होगी, पैसों की आवश्यकता होगी। तो आर्थिक गतिविधियों के तो केंद्र हो ही गए, साथ साथ में सामाजिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। सामाजिक गतिविधियों कैसे, क्योंकि समाज के लोग जो है वो बाजारों में क्या होते थे, इकट्ठा होते थे, एक दूसरे से क्या होते थे, मिलते थे। तो एक दूसरे की गतिविधियों का, एक दूसरे के अनुभव का वहां पर क्या होता था, लेन देन होता था, या अपने अनुभव को वो क्या करते थे, शेयर करते थे, या समाज के बारे में जानकारी बढ़ती थी। तो कहने का मतलब हो गया कि इब्न बतूता के समय जो बाजार थे वो बाजार क्या थे भैया, आर्थिक विनिमय, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के क्या थे, केंद्र थे। देखो इब्न बतूता जो था इसने भैया दौलताबाद जो है, इस दौलताबाद के बाजारों में पुरुषों और महिलाओं के लिए एक बाजार बताया। दौलताबाद जो है, इस दौलताबाद में एक बाजार है भैया, उसका नाम था तारबाबाद। दौलताबाद का जो बाजार है उसका क्या नाम था, तारबाबाद। एक बाजार का नाम है भैया जो कहां पर था, दौलताबाद में था। इस बाजार की खास बात क्या थी कि इस बाजार में पुरुषों और महिला गायकों के लिए, जो गायन का काम करते हैं, उनके लिए यह क्या था, एक बाजार था और उसका क्या नाम था, तारबाबाद। और इस बाजार के बारे में इसने कहा है कि यहाँ पर बहुत सारी क्या थी, दुकानें थी, और प्रत्येक दुकान से या हर दुकान से एक दरवाजा जो है वो कहाँ जाता था, घर में जाता था। मतलब दुकान होती और उस दुकान के अंदर से एक दरवाजा कहाँ चला जाता था, घर में चला जाता था। जैसे आज के समय अपने देखते हैं कि कई घरों में अपने क्या होती है, दुकान होती है, दुकान का एक गेट तो मेन रास्ते पर होता है, एक गेट जो है वो घर के अंदर खुलता है, ठीक है। तो उस प्रकार से जो दौलताबाद का जो बाजार था, उस बाजार में भैया अपने जो दुकानें होती थी, उन दुकानों का एक दरवाजा कहाँ खुलता था, घर के अंदर खुलता था। और दुकानें जो है वो काफी बड़ी बड़ी विशाल होती थी, और उन दुकानों के मध्य क्या होती थी, एक झूला लगा हुआ था। दुकानें जो होती इनके मध्य क्या होता था, एक झूला लगा हुआ था, जिसके ऊपर व्यापारी बैठते थे, या अपने जो सेठ होते थे, वो धनी व्यक्ति होते थे, वो उनके ऊपर बैठते थे। और दुकानें जो होती थी वो कालीन से सजी हुई शानदार बड़ी विशाल दुकानें होती थी। इस प्रकार का उल्लेख किया है किसने, इब्न बतूता ने। आगे देखो भैया,
इसने कहा है कि जो बाजार होते थे उन बाजारों में, हर बाजार में एक तो क्या होती थी, मस्जिद होती थी, और मस्जिद के साथ ही साथ में क्या होते थे, मंदिर भी होते थे। मस्जिद में अपने मुस्लिम धर्म के लोग होते थे और मंदिर जो होते थे उसमें हिंदू धर्म के लोग जो है वो क्या करते थे, पूजा पाठ का कार्य करते थे। इसने भैया भारतीय जो कृषि है, इस कृषि का भी उसने उल्लेख किया है। किसने, इब्न बतूता ने। कृषि के बारे में इसने बताया कि कृषि जो है वो भारत में बहुत ज़्यादा उन्नत थी। उन्नत इसलिए थी क्योंकि भैया भारत की जो मिट्टी थी वो कैसी थी, उपजाऊ थी। यहाँ की मिट्टी में क्या था, उपजाऊपन था। क्योंकि मिट्टी उपजाऊ थी, वर्ष में 2 बार फसलें प्राप्त करते थे। इसने यह कहा है कि भारत के जो किसान होते थे वो एक साल में कितनी फसलें प्राप्त करते थे, 2 फसलें प्राप्त करते थे। ऐसा इसने किसके बारे में बताया है, कृषि के बारे में बताया है। और कृषि के साथ साथ में इसने कहा कि जो व्यापार होता था, व्यापारिक जो गतिविधियां थी, वस्तु का जो आयात निर्यात होता था वह भी कैसी अवस्था में था, उन्नत अवस्था में था। मतलब व्यापार भी बहुत ज़्यादा होता था, वस्तुओं का लेन देन भी बहुत ज़्यादा होता था। और व्यापार जो है वो मुख्य रूप से किन के साथ में होता था, मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश है उनके साथ में क्या होता था, व्यापार होता था। इनको वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। और मुख्य रूप से कौन सी वस्तुओं का निर्यात किया जाता था, सूती कपड़े है, मलमल है, रेशम है, और जड़ी बूटी का जो काम होता है उसका क्या होता था, निर्यात किया जाता था। अब एक टॉपिक भैया इब्न बतूता का अपने और रह चुका है, वह है डाक व संचार प्रणाली। देखो भैया इब्न बतूता तो जहाँ इसने भारत की डाक व्यवस्था या यहाँ की संचार व्यवस्था जो है इसका उल्लेख भी किया है। इसने कहा है कि भारत के अंदर क्या था भैया, व्यापारिक जो मार्ग होते थे उन व्यापारिक मार्गों के ऊपर विश्राम गृह बनाए जाते थे। मतलब एक देश से दूसरे देश में या एक शहर से अपने दूसरे शहर में जाते हैं तो वहां पर बीच में क्या होते थे, जगह जगह पर सराय, क्या बोलते हैं, सराय या विश्राम गृह बनाए जाते थे जहां पर लोग या व्यापारी जो है वो क्या करते थे, रेस्ट कर सकते थे। इसने भारतीय डाक प्रणाली को देखा और भारतीय डाक प्रणाली को देखकर भैया इब्न बतूता आश्चर्यचकित हो गया, अचंभित हो गया। अचंभित क्यों हुआ, क्योंकि यह जब सिंध से भैया दिल्ली आया था तो इसको कितने दिन का समय लगा था, 50 दिन को समय लगा था। किसको, इब्न बतूता को। जब ये सिंध से कहाँ आया था, दिल्ली आया था, तो इसको 50 दिन का समय लगा था। लेकिन इसने यहाँ पर देखा कि यहाँ के जो गुप्तचर है वो अपने यहाँ दिल्ली से कोई भी समाचार सिंध अगर भेजते हैं तो वो मात्र 5 दिन में भेज देते हैं। समझ रहे हो आप। इब्न बतूता जब सिंध से दिल्ली आया था तो उसको यहाँ आने में 50 दिन का समय लगा था। लेकिन उसने यहाँ पर देखा कि यहाँ के गुप्तचर जो है इतने स्फूर्ति वाले, इतने एनर्जी वाले थे कि वो कोई भी राजा महाराजा का जो समाचार होता था, वो कोई संदेश होता था, उसको दिल्ली से सिंध मात्र कितने दिन में पहुंचा देते थे, 5 दिन में पहुंचा देते थे। अर्थात इसने कहा कि भारत की जो डाक व्यवस्था है, भारत की जो संचार व्यवस्था है, वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ और उन्नत संचार व्यवस्था है। इसने भारत की डाक व्यवस्था के भैया 2 हिस्से बताए, या यहाँ पर कहा कि 2 प्रकार की डाक व्यवस्था का सिस्टम था। यहाँ की जो डाक व्यवस्था थी उसके 2 भाग थे। पहली तो थी भैया अश्व डाक व्यवस्था। अश्व डाक व्यवस्था जानते हो, मतलब घोड़े से संदेश भेजना, घोड़े के माध्यम से डाक भेजना, घोड़े के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में संदेशों का आदान प्रदान करना। अश्व डाक व्यवस्था को भैया इसने क्या नाम दिया था, उल्लुक। ध्यान रखना आपको, इसने 2 प्रकार की डाक व्यवस्था बताई। एक तो अश्व डाक व्यवस्था, मतलब जिसमें घोड़े के माध्यम से अपने संदेश को ले जाते हैं, ठीक है, घोड़े पर बैठकर, उसको तो इसने क्या नाम दिया, अश्व डाक व्यवस्था को तो उल्लुक। और दूसरी डाक व्यवस्था इसने बताई थी पैदल डाक व्यवस्था। इसके बारे में देखो भैया इसने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कही है। पैदल डाक व्यवस्था है, इसको नाम दिया था इसने दावा। दावा देखो, पैदल डाक व्यवस्था जो है, अब आप एक बार बताओ, घोड़े से डाक जल्दी जाएगी या पैदल डाक जल्दी जाएगी, ये बताओ। इब्न बतूता कहता है कि भैया घोड़े की बजाय जो पैदल डाक व्यवस्था थी वो तेज थी, उससे जल्दी डाक पहुंचती थी। क्यों पहुंचती थी, क्योंकि देखो यहाँ पर एक सिस्टम होता था, जो पैदल व्यक्ति होता था वो किसी संदेश को लेता और संदेश को भागते भागते लेकर जाता था। जैसे मान लो उसको कोई चिट्ठी देती दिल्ली से कि आपको ये चिट्ठी सिंध लेकर जानी है। जैसे मान लो यहाँ पर हो गई आपके दिल्ली और यहाँ पर हो गया आपके सिंध। यहाँ से किसी को भेजा, किसी को रवाना किया कि आपको डाक कहाँ लेकर जानी है, सिंध लेकर जानी है। तो वह व्यक्ति यहाँ से डाक लेकर दौड़ता। जब वह व्यक्ति दौड़ता था तो भैया उसके हाथ में क्या होती थी, एक घंटी होती थी। वो जब दौड़ता तो वह घंटी बजती, उस घंटी को हिलाते हुए वह भागता था।
रास्ते में 2-3 जगह और डाक वाले खड़े होते थे, 2-3 आदमी और खड़े होते। ये भागते भागते जब जाता तो इस आदमी को घंटी की आवाज़ सुनती और उसको पता चल जाता कि कोई व्यक्ति डाक लेकर आ रहा है, तो ये एकदम रेडी रहता। और जैसे ही यह व्यक्ति यहाँ पहुँचता, इससे डाक और ले लेता, ये ले लेता। वो पहला व्यक्ति तो यहाँ रेस्ट करता, फिर दूसरा भागता यहाँ से, और फिर ये तीसरा यहाँ से ले लेता, दूसरा यहाँ रेस्ट करता। इस प्रकार से यह डाक पहुँचाई जाती थी। इसको बोलते थे भैया दावा। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है भैया इब्न बतूता ने भारतीय डाक व्यवस्था के कितने भाग या कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार बताए। अश्व डाक व्यवस्था, जिसको क्या नाम दिया गया? उलुक। और पैदल डाक व्यवस्था, जिसको क्या नाम दिया गया? दावा। और सबसे तेज गति की डाक व्यवस्था जो है वो कौन सी थी? इनमें से पैदल डाक व्यवस्था थी। तो ये था भैया अपने आज का टॉपिक। अब आप कॉपी निकालो, हेडिंग लगाओ, इब्न बतूता तथा अनजाने की उत्कंठा, नारियल तथा पान, और इसमें लिखो भैया इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त किया। 14वीं शताब्दी में जब इब्न बतूता भारत आया था, उस समय संपूर्ण विश्व एक वैश्विक संचार प्रणाली का भाग बन चुका था, जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिमी अफ्रीका तक फैला हुआ था। उत्तर पश्चिम अफ्रीका तक फैला हुआ था। अपने इन क्षेत्रों की यात्रा के दौरान इब्न बतूता ने पवित्र पूजा स्थलों को देखा, विद्वानों और शासकों के साथ समय बिताया एवं कई बार काजी के पद पर भी नियुक्त हुआ। यह भारत में अरबी, फारसी, तुर्की और अन्य भाषाएं बोलने वाले लोगों के साथ में रहा, जो अपनी सूचनाओं और विचारों का आपस में साझा करते थे। आगे लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो भैया। इब्न बतूता ने भारत के नारियल और पान का चित्रण बहुत ही रोचक ढंग से किया है। नारियल के बारे में इब्न बतूता ने कहा कि यह एक विस्मयकारी वृक्ष था जो खजूर के समान था, लेकिन दोनों में अंतर यह था कि नारियल के काष्ठ फल ब्रैकेट में कर लेना नारियल लगते, जबकि खजूर का फल लगता था। इब्न बतूता ने नारियल की तुलना मानव के सिर के साथ में की है। फिर पैराग्राफ चेंज करो भैया, पान के बारे में लिखो। पान के बारे में इब्न बतूता ने कहा कि यह अंगूर की बेल के समान थी, लेकिन इसके फल नहीं लगते थे। इसे पत्तियों के लिए उगाया जाता था। इसने बताया कि पान की पत्तियों को सुपारी के साथ में खाया जाता था। ठीक है, अब ये हेडिंग लगाओ भैया, ये काफ़ी मेन क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आपको क्वेश्चन आ जाता है, इब्न बतूता ने भारतीय शहरों का वर्णन किस प्रकार किया है। ठीक है, हेडिंग लगाओ, इब्न बतूता और भारतीय शहर। इब्न बतूता और भारतीय शहर।
लिखो भैया इसमें। इब्न बतूता के अनुसार भारतीय शहर घनी आबादी वाले, समृद्ध, भीड़ भाड़ से युक्त थे तथा यहाँ के बाजार चमक दमक वाले थे। इब्न बतूता ने दिल्ली को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया। इब्न बतूता ने दिल्ली को आबादी की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा शहर बताया, जिसके 28 द्वार थे तथा सबसे बड़ा द्वार बदायूं दरवाज़ा था। आगे लिखो। महाराष्ट्र के दौलताबाद को भी इब्न बतूता ने दिल्ली के समकक्ष बताया। इसने कहा कि दौलताबाद के बाजार में पुरुषों और महिला गायकों के लिए एक बाजार होता था, जिसका नाम तारबबाद था, या जिसे तारबबाद कहते थे। इस बाजार में बहुत सी दुकानें थी। दुकानों से एक दरवाज़ा घर में खुलता था तथा प्रत्येक दुकान के मध्य एक झूला होता था और दुकानें कालीन से सजी हुई थी। फिर आगे लिखो। इब्न बतूता ने बाजारों के बारे में कहा कि बाजार आर्थिक विनिमय तथा सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। प्रत्येक बाजार में एक मस्जिद और मंदिर होते थे। फिर आगे लिखो भैया। पैराग्राफ चेंज करते रहा करो, या ऐसे मेरी तरह जैसे मैं लिखता हूँ ना पॉइंट टू पॉइंट, ऐसे नोट्स बना लिया करो ताकि याद करने में आपकी आसानी रहे। भारतीय कृषि के बारे में इब्न बतूता ने कहा कि भारतीय कृषि काफ़ी उन्नत अवस्था में थी, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी। भारतीय किसान वर्ष में 2 बार फसल प्राप्त करते थे। व्यापार के बारे में इब्न बतूता ने कहा कि भारतीय व्यापार उन्नत अवस्था में था। भारत से मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया में वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। निर्यात होने वाली वस्तुओं में मुख्य सूती कपड़ा, मलमल, रेशम और जरी था। ओके भैया, ये हो गया अपने आज का टॉपिक। अब भैया अपने इस चैप्टर में 1 या 2 क्लास अपनी होगी, इसके बाद में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल।